आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका। जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये झिल्लियों का तंत्र होता है, ठीक है। इसमें झिल्लियाँ मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी सबसे पहले खोज की थी 1945 में पोर्टर नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसकी स्ट्रक्चर को भी देखा और इसको जो नाम दिया वो पोर्टर ने दिया था, ठीक है। पोर्टर, क्लाउडे और फुलम तीन साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसके द्वारा इसकी जो बारीकी से स्टडी की वो की थी, ठीक है। गार्नियर नाम के एक साइंटिस्ट ने 1897 में सूक्ष्मदर्शी से इसकी स्टडी की और इसको बताया कि ये तंतु समान सारकजनी संरचनाएं होती है, ठीक है। और इसको जो इर्गेस्टोप्लाज्म नाम दिया गया, यानी जो इर्गेस्टोप्लाज्म होता है उसका मीन होता है जाल द्रव्य, जो गार्नियर ने दिया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि इर्गेस्टोप्लाज्म जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको इर्गेस्टोप्लाज्म नाम किसने दिया? तो गार्नियर ने ये नाम दिया था, ठीक है। और जो इर्गेस्टोप्लाज्म होता है उसका मीन होता है जाल द्रव्य। ओके, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में की। ओके, इसमें होता है क्या है कि जो इसकी लेयर होती है, बाहर की जो सतह होती है उस पर कुछ में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, कुछ में राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इस आधार पे हम इसको जो स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER और SER में बांट सकते हैं। तो वो आगे पढ़ेंगे हम, बिल्कुल, ठीक है। इसको सिस्टनी देखिए आप, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी सिस्टनी, वेसल्स वेसिकल यानी गोल स्ट्रक्चर होगी, और ट्यूबल्स में कुछ इसमें शाखाएं निकली हुई होती है। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका जो डिस्कवरी है वो पोर्टर ने कर दी। अब रॉबर्ट नाउस्की और सेल्ज नाम के जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि ये साइटोप्लाज्मिक वेस्कुलर सिस्टम है। रॉबर्ट नाउस्की और सेल्जे ने बताया ये साइटोप्लाज्मिक वेस्कुलर सिस्टम है, और नोविकोफ ने बताया कि ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो GERL होता है, यानी गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम होते हैं। ओके, ये नोविकोफ ने बताया था। ओके, अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। ये स्ट्रक्चर देख लीजिए। प्लाज्मा कला के समान अंतःप्रद्रवी जालिका में भी पारगम्यता और सेवन के गुण पाए जाते हैं, यानी ये जो मेम्ब्रेन होती है इसकी ये पारगम्य होती है। ओके, क्लियर। कई स्थानों पर जो जालिका की कलाएं होती है यानी मेम्ब्रेन्स होती है वो प्लाज्मा कला और केंद्रक कला के छिद्रों से जुड़ी रहती है। यानी ये इन छिद्रों से इसलिए जुड़ी रहती है क्योंकि इसको जो ट्रांसपोर्टेशन में सहायता मिलेगी आपको, ठीक है। पारगम्य होती है और इसमें सेवन के गुण भी होते हैं। तो अंतःप्रद्रवी जालिका की संरचना एक ही प्रकार की कोशिकाओं में अलग अलग भी हो सकती है और समान भी हो सकती है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि समान ही हो या अलग अलग ही हो। ओके, आकृति के आधार पर इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला सिस्टनी, वेसिकल एंड ट्यूबल्स। देखिए सिस्टनी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, वेसिकल कुछ गोलाकार स्ट्रक्चर होती है, और ट्यूबल्स कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है। इनके बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं हम। ये सिस्टनिक स्ट्रक्चर्स दी गई है। जो ये स्ट्रक्चर होती है ये लंबी होती है, चपटी होती है और अशाखित होती है। ये जो सिस्टनी है अगर इसकी हम व्यास देखें तो 40 से 50 जो NM है वो होता है, नैनोमीटर में है। ओके, NM में होता है ये। इनकी जो सतह होती है उस पे कुछ राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ओके, या कुछ में नहीं भी पाए जा सकते हैं। ये समांतर पंक्तियों में समूह बनाते हुए केंद्रक के चारों ओर पाई जाएगी, और इनकी मोटाई मैंने बताया कि ये 40 से 50 नैनोमीटर होती है। ओके, प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित सक्रिय कोशिकाओं में ये ज़्यादा पाई जाएगी। जैसे कौन सी कोशिकाएं में? जैसे अग्नाशय हो गया, यकृत सेल्स हो गई, नोटोकोड हो गया, मस्तिष्क वाली सेल्स हो गई, जो आपकी अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनमें ये अधिक स्पष्ट होगी। ओके, स्तनधारियों की जो यकृत सेल्स में है ये लगभग समान अमाप के सिस्टनी होते हैं, बट जो आपकी अग्नाशय होती है उसमें सिस्टनी अलग अलग आकार की होती है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो ये सिस्टनी होती है एक ही प्रकार के सिस्टम में अलग अलग भी हो सकती है आकार, और इनका आकार समान भी हो सकता है। तो आप देखिए जो इनका आमाप है यकृत सेल्स में वो समान होता है, बट जो अग्नाशय की सेल्स होती है उनमें अलग अलग अमाप होता है, यानी साइज होता है। ओके, इनमें असंख्य दीर्घकण और लघुकण भी पाए जाते हैं। अब देखते हैं वेसिकल्स के बारे में।
ये वेसिकल्स कुछ गोलाकार और अंडाकार जैसी स्ट्रक्चर्स होती है। अगर साइज की बात करें तो 25 से 500 nm तक हो सकती है। कुछ कोशिकाओं में श्रृंखला बनाते हुए पाए जाते हैं एवं परस्पर जुड़कर कैनालिक्यूल्स बनाते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। जो ये आपकी वेसिकल्स हैं, ये अगर जुड़ जाए, ऐसे अगर वेसिकल्स जुड़ जाएं तो ये कैनालिक्यूल्स बना लेती है। ठीक है, ओके। अग्नाशयी जो सेल्स होती है उनमें सबसे ज़्यादा संख्या में वेसिकल्स होती है और सामान्य सेल्स में ये एकल या दूर दूर जो आपका साइटोप्लाज्म है उसमें दूर दूर बिखरी हुई पाई जा सकती है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में व्यस्त जो सेल्स होती हैं उनमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। प्रोटीन संश्लेषण में जो सेल्स यूज होती है या कार्य करती है प्रोटीन संश्लेषण का, वहाँ पे ज़्यादा पाई जाएगी। आप देखिए जो आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी अंतःप्रद्रवी जालिका, इस पे राइबोसोम्स होते हैं और आप जानते हैं कि जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार इस रिलेटेड कर सकते हैं कि जहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण ज़्यादा है वहाँ पे ये सेल्स ज़्यादा होंगी। ओके, तो आपने देखा कि जो सिस्टनी है वो कुछ समांतर संरचनाएं हैं और ट्यूबल्स की ये मतलब लंबी हो और चपटी होती है, जबकि जो वेसिकल्स होती है गोलाकार होती है। अब हम ट्यूबल्स के बारे में देखते हैं। ये ट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर है। इनकी जो आकृति और संरचना होती है अनियमित और नियमित दोनों प्रकार की हो सकती है। नलिकाकार भी हो सकती है, शाखित भी हो सकती है और अशाखित भी हो सकती है। ज़्यादातर ये ट्यूब्यूल्स शाखित होती है यानी यह ब्रांचड होती है और इस पर राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं और कुछ में नहीं होते हैं। ठीक है, अगर इनके डायमीटर की बात करें तो इनका जो डायमीटर होता है 50 से हम देखें 100 nm तक होता है, नैनोमीटर तक। ओके, ये स्टेरॉइड्स जैसे हार्मोन हो गया, आपका ग्लिसरॉइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इनका संश्लेषण करने वाली सेल्स में पाई जाती है। रेटिना की जो उपकला कोशिकाएं हैं, ठीक है, उनमें जो विटामिन ए के उपापचय से संबंधित होगी जो सेल्स, उनमें भी ये स्पष्ट दिखाई देती है। यानी रेटिना की जो उपकला सेल्स होगी यानी जो सेल्स विटामिन ए के उपापचय के लिए संबंधित होगी, ओके, उसमें ये स्पष्ट होती है। ठीक है, ये खोखली रचनाएं होती है। इनके द्वारा घिरा स्थान अंतःप्रद्रवी अवकाशिका यानी ईआर का ल्यूमेन कहलाता है। अब ल्यूमेन का मतलब एक खाली स्थान होता है और जो इसके द्वारा घिरा हुआ स्थान होता है उसे हम अंतःप्रद्रवी अवकाशिका कहते हैं। ठीक है, यह अनेक पदार्थों के स्थानांतरण हेतु जो चैनल्स हैं उनका कार्य करेगी, नालों का कार्य करती है और यह कलातंत्र लाइपोप्रोटीन से बना होता है। तो ये हो गई इसके स्ट्रक्चर की बात। हमने पहले देखा इसकी जो सिस्टनी है उनके बारे में, फिर वेसिकल्स के बारे में और फिर ट्यूबल्स के बारे में। जो आपकी सिस्टनी होती है वो समांतर और चपटी होती है कुछ। ठीक है, कुछ जैसे अंगुलियां हैं अपनी, यहाँ से काट दें तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है, जबकि जो आपकी वेसिकल्स होगी वो गोलाकार होती है और जो ट्यूब्यूल्स होती है इसमें कुछ शाखित भाग होते हैं, कुछ निकले हुए भाग होते हैं। ठीक है, ब्रांचड होती है। इनमें राइबोसोम्स ऊपर लगे हुए हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। इसके बारे में अब आगे पढ़ने वाले हैं। इसमें राइबोसोम इसके ऊपर लगे होने के आधार पर ही इसको हम बांटा है हमने। और इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो आपका टाइप्स ऑफ ईआर है यानी एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसके टाइप्स के बारे में बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भागों में हमने बांटा है। पहला इसका भाग होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हम कहते हैं RER एंड जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसे SER बोलते हैं। ठीक है, रफ का मीन क्या होगा कि इसकी जो लेयर होती है ऊपरी लेयर वो रफ होती है। रफ क्यों होती है इसका एक कारण है। इसका कारण क्या है कि इस पे कुछ ग्रेन्युलर्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये ग्रेन्युलर कहलाती है। इसे ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक को, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं और राइबोसोम्स पाए जाने के कारण ये रफ सरफेस वाली हो जाती है। सो इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं या RER बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। जो आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एग्रेन्युलर होती है यानी इसकी जो सतह होती है उस पे राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं।
राइबोसोम्स नहीं पाए जाने के कारण ये एग्रेनुलर है और स्मूथ है यानी चिकनी है, इस कारण इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER बोलते हैं। ओके गाइस, अब हम इसका डिफरेंस देखेंगे। ओके, डिफरेंस देखने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उस पर राइबोसोम किस प्रकार अटैच होते हैं। जो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी उस पर आप जानते हो कि राइबोसोम होंगे, और राइबोसोम किस प्रकार उस पर अटैच होते हैं, राइबोसोम का अंतरित प्रद्रवी जालिका से बंधन किस प्रकार होता है। तो हम देखें कि जो राइबोसोम होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है उन पे संलग्न होते हैं, और वो दो प्रकार की प्रोटीन की सहायता लेते हैं संलग्न होने के लिए। उनका नाम है राइबोफ्लोरिन फर्स्ट एंड राइबोफ्लोरिन सेकेंड। ठीक है, पहला है राइबोफ्लोरिन फर्स्ट एंड राइबोफ्लोरिन सेकेंड। ओके, ये दोनों यूज होती है जो राइबोसोम का अंतरप्रद्रवी जालिका से बंधन होता है उसमें सहायता करती है। ठीक है, इनका अणुभार अगर देखिए राइबोफ्लोरिन फर्स्ट का होता है 652, ठीक है 65,000, और इसका होता है सेकेंड का होता है 64,000। ठीक है, डाल्टन में है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम को, इसमें देखिए ये है आपकी 60S राइबोसोम एंड ये 40S राइबोसोम। जो ये राइबोसोम है इसके नीचे देखिए आपको कुछ राइबोफ्लोरिन प्रोटीन्स मिलेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड। ये जो राइबोफ्लोरिन प्रोटीन्स होते हैं इनके कारण ही जो राइबोफ्लोरिन प्रोटीन्स हैं उनके कारण ही ये राइबोसोम यहाँ से अटैच हो पाता है। यहाँ पे अटैच हो गया, सो जो आपके राइबोसोम रिसेप्टर हैं ये हो जाएंगे। तो राइबोफ्लोरिन प्रोटीन राइबोसोम रिसेप्टर हो गए, यानी ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन राइबोफ्लोरिन होती है। ये जो मेम्ब्रेन है इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जो ये सिस्टनी है, इसमें जो बीच का स्थान खाली स्थान होता है वो ल्यूमेन ऑफ सिस्टनी होता है। पहले मैं बता चुका हूँ कि ल्यूमेन क्या होता है, यानी जो सिस्टनी है उसके अंदर का खाली स्थान होता है, अवकाशिका होती है, अंतर्प्रद्रवी जालिका की जो अवकाशिका होती है वो ल्यूमेन है। ओके, तो इसे हम कहेंगे ल्यूमेन ऑफ सिस्टनी एंड ER की जो सिस्टनी ये है। अब देखते हैं हम जो डिफरेंस बिटवीन एग्रेनुलर एंड ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या जो आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दोनों में क्या क्या अंतर है। ठीक है, पहला हम देखते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होगा हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी जो सतह होती है उसकी सतह पे राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, और राइबोसोम्स नहीं पाए जाते इस कारण इसे हम कहेंगे चिकनी सतह। ओके, तो ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी सतह पे राइबोसोम्स होते हैं, सो इसे हम रुक्ष सतह या रफ सरफेस कहेंगे। ओके, पहली बात। दूसरी बात है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोफ्लोरिन प्रोटीन्स नहीं पाए जाते। मैं यहाँ पे अंतर्प्रद्रवी जालिका का बंधन में बता चुका हूं कि जो राइबोफ्लोरिन प्रोटीन्स हैं वो आपकी जो राइबोसोम है उनको ER की जो मेम्ब्रेन है उससे जोड़ते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट एंड राइबोफ्लोरिन सेकेंड। राइबोफ्लोरिन फर्स्ट का जो मोलिकुलर वेट होता है वो 65,000 होता है एंड सेकेंड का वेट होता है 64,000। तो राइबोफ्लोरिन प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। इनका कार्य है कि ये राइबोसोम को जो ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं ये राइबोफ्लोरिन, ओके, ये राइबोसोम रिसेप्टर की तरह भी कार्य कर सकते हैं, और राइबोसोम को जो मेम्ब्रेन है ER की उससे अटैच करवाते हैं, उसका बंधन करवाते हैं वहां पे। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये छिद्र रहित होती है, और आप देखिए जो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें जिस स्थान पे राइबोसोम संलग्न होता है वहां पे छिद्र पाए जाते हैं। मैं आपको इस डायग्राम में दिखा देता हूं। ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल छिद्र दिखाई दे रहे होंगे, ये दो छिद्र। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे राइबोसोम है, ये है आपका राइबोसोम, ये राइबोसोम यहाँ से अटैच हो रहा है तो यहाँ पे छिद्र बन रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छिद्र होते हैं जहाँ पे राइबोसोम अटैच होता है यानी संलग्न होता है। ठीक है, जिन पदार्थों का संश्लेषण जो आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके द्वारा किया जाता है वे अवकाशिका में प्रवेश नहीं करते, बट जिन पदार्थों का संश्लेषण आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
द्वारा किया जाता है वे छिद्रों से होकर इनकी अवकाशिका में प्रवेश कर जाते हैं। ये अवकाशिका में प्रवेश क्यों नहीं करते? क्योंकि इनमें जो आपके पोर्स होते हैं वो नहीं होते, यहाँ पे पोर्स नहीं होते, जबकि यहाँ पे पोर्स होते हैं। तो पोर्स होने की वजह से वो जो मैटर है, सिंथेसिस मैटर है, वो ल्यूमेन में प्रवेश कर जाता है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में प्रवेश कर जाएगा। अब हम देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक बहुत अच्छी खूबी कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे ट्यूबुल्स और वेसल्स अधिक पाई जाती है। यहाँ पे गौर करिएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्यूबुल्स एंड वेसल्स अधिक पाई जाती है, जबकि आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे सिस्टनीज अधिक पाई जाती है। ओके गाइस, ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परिधीय होती है तथा प्लाज्मा कला से संलग्न हो सकती है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका द्रव्य में गहराई पे पाई जाती है और केंद्रक आवरण से संलग्न रहती है। इसका एक कारण है क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे पाए जाते हैं। आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो ग्लाइकोजन, लिपिड, स्टेरॉइड व विटामिन आदि के उपापचय से संबंधित एंजाइम्स रखती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोजन, लिपिड, स्टेरॉइड्स व विटामिन के उपापचय से संबंधित एंजाइम्स रखती है, बट जो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह प्रोटीन श्रृंखलाओं की वृद्धि व एंजाइम्स के संश्लेषण से संबंधित घटक रखती है। अब आप इसको याद कैसे रखते हैं कि प्रोटीन श्रृंखलाओं की वृद्धि। अब देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं और राइबोसोम्स ही प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, यानी प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स करेंगे, तो ये ऑब्वियसली बात है कि ये प्रोटीन श्रृंखलाओं की वृद्धि के जो एंजाइम्स हैं वो रखेगी ये। अब आगे चलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यह आवेगों का संचार कोशिका के बाहर से भीतर की ओर करती है। बहुत अच्छा टॉपिक। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आवेगों का संचार कोशिका के जो कोशिका है उससे बाहर से भीतर की ओर करती है, यानी जो आउट है आउटर से इनर की ओर करेगी, जबकि जो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह प्रोटीन व प्रोएंजाइम्स के परिवहन हेतु चैनल का कार्य करती है। अब देखिए, आपकी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह आरईआर से उत्पन्न हो सकती है, बट जो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो नहीं, ये होती रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक आवरण से उत्पन्न हो सकती है। तो आप याद रखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर से उत्पन्न हो सकती है, बट जो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह केंद्रक आवरण से उत्पन्न हो सकती है, यानी ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उत्पन्न नहीं हो सकती रफ वाली, बट जो स्मूथ वाली है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उत्पन्न हो सकती है। तो गाइज, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ में देखिए राइबोसोम नहीं है तो राइबोफोरिन प्रोटीन भी नहीं होंगे, राइबोफोरिन प्रोटीन नहीं है तो वहाँ पे पोर्स नहीं बनेंगे, पोर्स नहीं बनेंगे तो जो आपकी संश्लेषित पदार्थ हैं वो ल्यूमेन में नहीं जाएंगे। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना आपको, यानी ट्रिक से याद करिए। देखिए, राइबोसोम नहीं है, राइबोसोम नहीं है तो राइबोफोरिन प्रोटीन नहीं होंगे। राइबोफोरिन प्रोटीन क्यों नहीं होंगे? क्योंकि राइबोफोरिन प्रोटीन राइबोसोम्स को जोड़ने का कार्य करते हैं, सतह से अटैच करने का कार्य करते हैं, संलग्न करने का कार्य करते हैं, और संलग्न नहीं हुए तो वहाँ पे पोर्स नहीं है। ठीक है, पोर्स नहीं है तो जो आपका मेटर सिंथेसिस हुआ वो ल्यूमेन में नहीं जाएगा। तो 4 पॉइंट तो बिल्कुल रिलेटेड हैं, याद हो गए बिल्कुल। फिर ट्यूब्यूल्स और वेसल्स जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, ये बात। इसमें भी वही है भाई, राइबोसोम है तो राइबोफोरिन प्रोटीन्स होंगे, राइबोफोरिन प्रोटीन्स है तो पोर्स पाए जाएंगे, पोर्स पाए जा रहे हैं तो आपकी जो ल्यूमेन है उसमें जो सिंथेसिस मैटर है वो आ जाएगा, और इसमें सिस्टनीज होती है वो अधिक होती है। तो ये बहुत सी बातें हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे जो इसके फंक्शंस हैं क्या क्या हैं उनके बारे में। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपकी अंतःप्रद्रवी जालिका है उसके क्या क्या फंक्शन है। पहला देखिए, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करेगी, ये एक्सचेंज ऑफ नेसेसरी मटेरियल करती है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट करेगी, इंट्रासेलुलर कंडक्शन का कार्य करती है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करती है, यानी आप जिसे बोलते हैं निराविषीकरण, ओके, यानी विष को खत्म करने का कार्य भी
यही करती है, ठीक है। बहुत से सिंथेसिस जो मेटल्स हैं उनको बनाती है, ये माइक्रो बॉडीज को भी बनाने का कार्य करती है। तो पहला इसका जो फंक्शन है वो है मैकेनिकल सपोर्ट। जो आप देखिए जो कोशिका द्रव्य है, ठीक है, कोशिका द्रव्य को ईआर अपनी कलाओं के जालनुमा वितरण द्वारा यांत्रिक आधार प्रदान करती है। आप पहले देख चुके हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मेम्ब्रेन्स का एक सिस्टम है, इसमें मेम्ब्रेन ही मेम्ब्रेन होती है और इन मेम्ब्रेन्स के द्वारा ये कोशिका द्रव्य को एक यांत्रिक आधार प्रदान करने का कार्य करती है, ठीक है। ये कोशिका द्रव्य को अनेक कक्षों में विभक्त कर धानी तंत्र, जिसे हम बोलते हैं वैक्यूलर सिस्टम, बनाती है, जो सेल्स के कोलाइडी कोशिका द्रव्य में कंकाल और आधार का कार्य करता है। आप देखिए अगर किसी लिक्विड में अगर हम मेम्ब्रेन्स बना दें तो वो उसमें कुछ धानी सी बन जाती है, यानी उसमें कुछ कमरे से बन जाते हैं, कुछ वैक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। कोशिका द्रव्य में अगर झिल्ली तंत्र डाल दें तो इसको मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ नेसेसरी मटेरियल। जो आपकी अंतःप्रद्रव्य जालिका है ये पदार्थों का विनिमय करती है, यानी पारगम्य होती है कुछ पदार्थों के लिए। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका की कलाएं केंद्रक झिल्ली, कोशिका द्रव्य व प्लाज्मा कला के मध्य नलिकाओं का जाल बिछाते हुए पाई जाती है। जो आपकी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आवश्यक पदार्थों के एक स्थल से दूसरे स्थल तक विनिमय में सहायता प्रदान करती है। अब देखते हैं इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट कैसे करती है। इसमें मेम्ब्रेन फ्लो होता है। केंद्रक से आरएनए व न्यूक्लियोटाइड, कोशिका द्रव्य से आरएनए और अन्य पदार्थों का अभिगमन इसी जो मेथड है उसमें होता है। बेनेट ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट पे, और उन्होंने जो 1956 है उसमें ये एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर आपको डिटेल से जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैं बेनेट का जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में बता दिया है मैंने। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखते हैं इंट्रासेलुलर कंडक्शन। जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स होती है उनकी बाह्य और आंतरिक सतह पर जो आपकी सांद्रता प्रवणता, जिसे हम कॉन्सेंट्रेट ग्रेडियंट कहते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो उत्पन्न करेगी, और उत्पन्न करने से जो आपके आयंस होंगे उनका परिवहन होता है। तो इससे हम इंट्रासेलुलर कंडक्शन कहते हैं। यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी मेम्ब्रेन होगी, उसकी मेम्ब्रेन है उस पर आप देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा, और इसके कारण जो आयंस हैं वो गति करेंगे। सो इसे हम कहेंगे इंट्रासेलुलर कंडक्शन। अब देखिए डिटॉक्सिफिकेशन यानी जो निराविषीकरण है वो कैसे होता है। इसका एक्सपेरिमेंट किया गया चूहे पे। चूहे को कुछ जो टॉक्सिक मटेरियल दिए गए और उससे देखा गया कि चूहा मरा नहीं। तो इसमें कुछ ऐसे किण्वक तंत्र पाए गए जो इसको डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, यानी चिकनी सतह वाली जो आपकी ईआर है उसमें ऐसे किण्वक तंत्र पाए जाते हैं जो आपका निराविषीकरण है उसका गुण रखते हैं। ओके, ये एक्सपेरिमेंट चूहे पे किया गया था। अब आता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये ग्लाइकोजन और वसा अम्लों के उपापचय के एंजाइम युक्त होती है और इसमें उपापचय में सहायक होती है। कैसे सहायक होती है ये देखिए, आप इस स्टनी है एक, उस पर आप देखिए ये इसकी मेम्ब्रेन है, ईआर की मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये मेम्ब्रेन है। इसके ऊपर आप देखिए ये राइबोसोम्स या कुछ अदर मटेरियल भी होते हैं, जैसे आप देखिए ग्लाइकोजन पार्टिकल्स, ये है आपका ग्लाइकोजन पार्टिकल, ठीक है। ये ग्लाइकोजन पार्टिकल हो गया, और कुछ राइबोसोम्स भी होते हैं ना, यहाँ पे राइबोसोम्स भी देख लेंगे हम। पहले हम देखते हैं ग्लाइकोजन पार्टिकल, जिसे हम ग्लाइकोसोम कहते हैं, वो भी होते हैं। अब ये ग्लाइकोजन है, इसकी जो मेम्ब्रेन है ना उसमें एक एंजाइम पाया जाता है, और उस एंजाइम का नाम है ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज है उनका कन्वर्ट होंगे एक दूसरे में, तो वो एंजाइम ग्लूकोज 6 फास्फेट की वजह से होंगे, ठीक है। यानी जनरल ट्रांसपोर्ट होगा इनका, और जनरल ट्रांसपोर्ट होगा तो मेम्ब्रेन से होके होगा, और मेम्ब्रेन में एक एंजाइम मानिए ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में जा रहा है, इसमें क्या होगा बीच में मेम्ब्रेन है, तो ये अगर यहाँ पे मेम्ब्रेन से होके गुजरेगा तो एंजाइम इस पे कार्य करेगा, और एंजाइम कार्य करेगा तो प्रोडक्ट चेंज होगा। तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ उपापचय मेटाबॉलिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसके कारण ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करती है।
अब मैं बताता हूँ सिंथेसिस एक्टिविटीज। ये प्रोटीन सिंथेसिस और वसाओं के संश्लेषण में पूर्ण एंजाइम तंत्र जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। कैसे? ये देखिए, ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी मेम्ब्रेन देखिए, यहाँ पे आपका राइबोसोम लगा हुआ है। राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, तो इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो इसके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये मेम्ब्रेन पे है तो इसमें से भी एंजाइम जाएंगे। राइबोफोरिन प्रोटीन इससे अटैच कर रही है राइबोसोम को ईआर की मेम्ब्रेन से। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अदर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो कोशिका की अन्य कलायुक्त संरचनाओं का निर्माण। जैसे आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक कला ईआर से बनती है। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती है। जो माइक्रोबॉडीज होते हैं उनका फॉर्मेशन भी हम देख सकते हैं कैसे, ईआर के निकट संबंधित सूक्ष्म कण समानकाय जो एकल कला से बनी एवं इलेक्ट्रॉन घने पदार्थ युक्त होती है, जैसे प्रोटोजोआ उच्च पदार्थों उच्च पादपों यकृत वृक्क कोशिकाओं में पाई जाती है। अगर इनकी व्यास की बात करें तो 0.6 से 0.7 माइक्रोमीटर व्यास की होती है और ईआर के फूलने से बनती है। कई बार ईआर सिस्टनी से संलग्न होती है और ये प्रोक्सीडेज किण्वक युक्त संरचनाएं प्रोक्सीसोम कहलाती है। इसमें डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज भी होता है और प्लांट सेल्स की इस प्रकार की जो रचना होती है उसे ग्लाइकोसोम्स कहते हैं। ठीक है, ग्लाइओक्जिसोम्स। ओके, क्योंकि इनमें ग्लाइकोलेट जो ग्लाइओक्जेलेट चक्र है उसके किण्वक पाए जाते हैं। प्रोक्सीसोम H2O2 के विषैले प्रभाव को क्षीण करती है और ये रक्षात्मक प्रकृति की होती है। ये कुछ एटीपी का सिंथेसिस करती है और कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है उनमें भी सहायता करती है। सो गाइस, ये हुआ हमारा जो चैप्टर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो खत्म। अब हम जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो देखेंगे गोल्जी बॉडी, उसके बाद में लाइसोसोम, और मैं कुछ एमसीक्यूज भी डालूंगा आज। तो गाइज जो चैप्टर हो रहा है उसके साथ में एमसीक्यूज देख लीजिएगा, आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी समथिंग एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन दूंगा मैं। तो वो हर कंपरेटिव जो एग्जाम्स आपकी नेट जेआरएफ या नीट, ठीक है, एम्स, तो इनसे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सभी को निकालूंगा मैं। नेट जेआरएफ, आपकी सीएसआईआर के और नीट और एम्स के क्वेश्चंस, तो इन सभी को एक सीरीज में हम देखेंगे, एमसीक्यूज की सीरीज में। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर वीडियोस। तो गाइस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए। बस आप सभी लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए, आपसे उम्मीद है गाइस। थैंक यू सो मच।